अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अनाज और उनके ग़िज़ाई अज्जा पार्ट 1। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल संजीवनी इस्माइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और इन ग़िज़ाओं में, इन अनाज में सबसे पहला जो हमारा मेन चीज़ होगी वो है अनाज। तो जनाब, इसकी थोड़े से तारुफ की तरफ चलते हैं। नबाताती ग़िज़ाओं में जो चीज़ इंसान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा है, जिसमें इंसानी की परवरिश के तमाम अज्जा मौजूद होते हैं। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक गेहूँ या अनाज में अज्जाए लहमिया, अज्जाए नशास्ता यानी कि फाइबर, विटामिन और फास्फोरस की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। अलबत्ता इसमें नमक बहुत कम होता है। गेहूँ या गंदम के छिलके में बेइंतहा अज्जा होते हैं। इस लिहाज से बेहतरीन रोटी ऐसी आटे की रोटी होती है जो कि चक्की के आटा हो, यानी कि हाथ की चक्की का आटा हो। ऐसा आटा तमाम तर अज्जा से फुल होता है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा देखी गई है कि पंचक्की या हाथ की चक्की अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही है और उसकी जगह जो है वो दूसरी चक्कियों ने ले लिया है। वैसे आमतौर पर हमारे सामने कई तरह के आटे होते हैं, जिनमें होल व्हीट फ्लोर होता है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर होता है, होल ग्रेन व्हीट फ्लोर एज हार्वेस्ट होता है, और हमारे पास एक दाने भी होते हैं। लेकिन हमारे पास 3 तरह की चक्कियाँ होती हैं, जैसा कि एक हाथ की चक्की होती है, दूसरी पंचक्की होती है और तीसरी मशीनों वाला आटा होता है। इस मशीनों वाले आटे से जो बनती है वो आमतौर पर ग़िज़ाई एतबार से बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मशीनों से जो आटा निकाला जाता है उसमें तमाम तर अज्जा जो होते हैं वो इंतहाई कम मिक़दार में होते हैं। यही वजह है कि इस आटे को ये ज़्यादा ज़ूद हज़म नहीं माना जाता, क्योंकि जब ये आटे की मशीन चलती है तो इसमें बहुत सारे अज्जा इससे ज़ाया हो जाते हैं। वो इसलिए ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि ये मशीन जो है जब चलती है तो अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से इसके बहुत सारे बटन जला देती है। इसी वजह से ये रोटी जो होती है वो कम मियार की होती है। इसके मुकाबले में पंचक्की जो आटा होता है या हाथ का आटा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ये होता है कि तमाम के तमाम अज्जा जो होते हैं वो वैसे के वैसे मौजूद होते हैं जैसे कि गंदम में होते हैं, जबकि मशीन से निकलने वाला आटा ज़्यादा बारीक होने की वजह से बहुत ज़्यादा सकील और देर से हजम होता है। ऐसे आटे की रोटी खाने से मुख्तलिफ शिकायत पैदा होती हैं। यही वजह है कि फिर ज़माना कब्ज़ की शिकायत तो 80% आदमियों में होती है। इसके अलावा जो आटा होता है इससे आंतों के बहुत से अमराज पैदा होते हैं। खून पैदा करने की सलाहियत तो इस आटे में कतई नहीं होती। इसके बरक्स हाथ की चक्की या खराश से पीसे हुए आटे की रोटी हल्की और दूध हजम होती है, उम्दा खून पैदा करती है और दाफाए कब्ज़ है। अनछने आटे की रोटी खाना बेइंतहा मुफीद है। ये आसानी से हजम हो जाती है और इसके खाने से ज़ख्म बारा अंगश्ती यानी आँख का ज़ख्म, कॉलिंज, संगे मरारा, वरम, सरे साम, हड्डियों की कमज़ोरी और कब्ज़ वगैरह की शिकायत बेइंतहा कम होती है। दरअसल ये है कि हमारे पास आटे से बनने वाले मुख्तलिफ कई तरह के आटे भी बन जाते हैं, जो कि हमारे मादों और आंतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो जाते हैं। बेछना हुआ आटा खाने से मादे और आंतों को ग़ज़ा की काफ़ी मिक़दार बाहम पहुँच जाती है, जिसके बायस इनके अंदर खमीर पैदा करने की क़ुव्वत और ग़ज़ा को हज़म करने की इस्तेदाद बढ़ जाती है। जिन्हें मशीन ही का आटा मिलता हो वो अनछने आटे की रोटी खाया करें। इस तरह यह रोटी जो है ज़ूद हज़म और कब्ज़ कशा हो जाती है। गेहूँ की रोटी जिस्म को मजबूत बनाती है, दिल, दिमाग और आँखों को ताकत देती है, खून, गोश्त और मादाए तौलीद पैदा करती है। गेहूँ के आटे से सूजी भी पैदा होती है। इसके अलावा उससे मैदा भी हासिल किया जाता है, रवा भी हासिल किया जाता है। इसके अलावा बेन और कई चीज़ें और इससे बनती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में आता है वो हमारे आता है मैदा। मैदे से इनसे मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं जो कि सकील और देर से हजम होने वाली होती हैं। गेहूँ का मैदा सकील और काबिज होता है, अलबत्ता सूजी दूध हजम और इसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है। अब हम अपना यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और दूसरा शुरू करते हैं, जो कि है चावल। चावल 1/4 बनी नूहे इंसान की खुराक है। इसमें नशास्ता और इसके अलावा दूसरे ग़िज़ाई अज्जा बेइंतहा ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें विटामिन और नाइट्रोजनी अज्जा, नमकों की मिक़दार और रोगनी अज्जा बहुत कम पाए जाते हैं। चावलों में कैल्शियम बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर होता है। चावल हल्की और दूध हजम ग़ज़ा है, लेकिन जिस्मों को नशो नुमा देने वाला जुज़्व प्रोटीन इसमें बेइंतहा ज़्यादा होता है। चावलों के मुतालिक एक एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
کہ جو چاول مشین سے صاف کیے گئے ہوں، جنہیں سیلا چاول بھی کہا جاتا ہے، استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ مشین میں صفائی کے دوران ان کا لطیف اسٹکر ضائع ہو جاتا ہے۔ ان میں وٹامن بی ہوتا ہے اور وٹامن بی ضائع ہونے کے بعد چاولوں کے کھانے سے مرض بیری بیری ہو جاتا ہے۔ اس کی انسداد کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ مشین کے ذریعے صاف کیے گئے چاولوں کے بجائے اوکھلی میں ہاتھ سے کوٹ کر صاف کیے گئے چاول کھائے جائیں۔ عام طور پر چاولوں کو ابال کر خشک تیار کیا جاتا ہے اور اس کی پیچ جو بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہے، اس میں وٹامن بی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیچ کو چاولوں میں ہی جذب کر دینا چاہیے۔ اطباء کے نزدیک چاولوں کی پیچ دودھ ہضم ہوتی ہے، میلین ہوتی ہے، بھوک لگانے والی ہوتی ہے اور دفاع صفرا ہوتی ہے۔ پلاؤ خشکے کی نسبت زیادہ صحت مند ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ گوشت کی یخنی شامل ہوتی ہے، بلکہ اس کی قوت بخشی کا راز یہ بھی ہے کہ پلاؤ جب ہم پکاتے ہیں تو اس کی پیچ پھینکی نہیں جاتی، بلکہ وہ بھی اسی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، جس سے یہ ایک قسم کا 2 گنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ چونکہ چاول دوسرے اناجوں سے کم طاقت بخش ہوتی ہے، اس لیے چاولوں کو ہمیشہ مکھن یا گھی کے ساتھ کھانا چاہیے، کیونکہ یہ مکھن اور گھی کے ساتھ مل کر زیادہ مفید ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو دوبارہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس سے ان میں غذائیت بڑھ جاتی ہے، وٹامنس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ چونکہ چاولوں میں لیمین یعنی گوشت پیدا کرنے والے اجزاء کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اگر چاولوں میں دال شامل کر دی جائے یا خشک چاول سبزی اور دال وغیرہ کے ساتھ کھائے جائیں تو یہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ مختلف چیزیں استعمال کی جائیں، جیسے کہ دال، سبزی، اچار، گوشت کا شوربہ یا کوئی بھی بھنی ہوئی چیز۔ انہیں یہ احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ دودھ، دہی، انڈا، مچھلی، گوشت اور سبزی کا استعمال زیادہ رکھیں جن لوگوں کو چاول کھانے کی عادت ہو، کیونکہ چاول ہی وہ چیز ہے جو کہ سب لوگ کھاتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ مزے لے کے کھاتے ہیں، لیکن کیونکہ اس میں ایسے اجزاء کم ہوتے ہیں جو کہ گوشت پیدا کریں، اس لیے ان میں گھی یا مکھن ملا لینا چاہیے، کیونکہ گھی اور مکھن میں وٹامن اے کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ چاول بطور غذا مسلسل کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ اس سے معدہ اور آنتیں پھیل جاتی ہیں، قبض لاحق ہو جاتی ہے، آنتوں میں خمیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے سوء ہضم ہو جاتا ہے اور نفق بھی بڑھ جاتا ہے، توند بڑھ جاتی ہے اور جسم بندھا ہو جاتا ہے۔ چاول بہت زود ہضم مگر قابض غذا ہے، تاشیر کے لحاظ سے سرد خشک ہے، گرمی کو مٹاتے ہیں، تبرزک اور سنگرہنی میں پرانے چاول عمدہ غذا ہیں۔ دست اور پیچش میں دہی چاول بہت ہی زیادہ مفید مانے جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل ضمیر شمائل۔ اللہ حافظ۔